अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। बच्चों, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बारी है यूनिट 11 ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। तो चैप्टर नंबर 11 जो है ऑसिलेशन, इसमें टोटल 10 न्यूमेरिकल हैं। तो इस वीडियो के अंदर एक काम करते हैं कि 5 न्यूमेरिकल जो है, और उनमें कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं, तो 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें 6 to 10 सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस इंशाल्लाह, और उसका मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन आइडियल स्प्रिंग एंड मास सिस्टम इज 0.50 सेकेंड। जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है किसी ऑब्जेक्ट का एक आइडियल स्प्रिंग मास सिस्टम में, वो 0.50 सेकेंड के बराबर है। एंड द एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो है 5.0 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो मीन पोजीशन होती है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, वहाँ पर उसकी स्पीड कितनी होगी, यानी कि मैक्सिमम स्पीड पता करनी है। और एंड द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होती है स्प्रिंग की, उस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, ये है हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम, और इसमें ये जो पॉइंट था ये मैक्सिमम एक्सटेंशन का था, और जो मीन पोजीशन है ये, इसको हम कहते हैं कि ये इसकी मीन पोजीशन थी और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, मीन पोजीशन पे मुझे स्पीड मालूम करनी है। ठीक है ना, याद रखो मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है उसे मीन पोजीशन कहते हैं। और जो टाइम पीरियड है इसका वो 0.5 सेकेंड में एक राउंड मुकम्मल कर रहा है, और जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है यानी कि जितना ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है, x0 से शो करते हैं, वो बराबर है हमारे पास 5 सेंटीमीटर्स के। सो इसी फिगर को देखते हुए डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हमें गिवन थी, वो दोनों चीज़ें इधर नोट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका टाइम पीरियड गिवन था, कितनी देर में ये एक राउंड मुकम्मल कर रहा है, जिसे टाइम पीरियड कहते हैं, और वो था 0.5 सेकेंड के बराबर। और इसके अलावा जो एम्पलीट्यूड है वो हमें गिवन है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जिसे हम x0 से शो करते हैं, और ये कितना गिवन है, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर के बराबर, जिसको हाथ के हाथ आप कन्वर्ट कर लें मीटर्स में, तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर्स। ओके, और मालूम क्या करना है, दो चीज़ें मालूम करनी है। एक तो हमें मालूम करनी है स्पीड, और वो हमें स्पीड मालूम करनी है एट द मीन पोजीशन। ठीक है, जो मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट कह लो, उसमें हमें मालूम करना है इसका एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जाहिर सी बात है मैक्सिमम मालूम करना है, और वो होता है एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, वो मैंने फिगर में भी लिख दिया था। अभी बात यह है कि अगर मैं फार्मूला देखूं, स्पीड का फार्मूला सबसे पहले देखते हैं। तो स्पीड मालूम करने के लिए फार्मूला होता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट x0 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x0 तो आपको पता है एम्पलीट्यूड होता है, x का मतलब अभी कितना डिस्प्लेसमेंट है, और ओमेगा जो है वो एक्चुअली है तो हमारे पास वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले केस का, लेकिन उसका एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, तो ऊपर जो है वो एक रोटेशन 2 पाई एंगल होता है 360 डिग्रीज, और डिवाइड बाय स्पीड जो है ये 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर होता है, जिसको अगर रीअरेंज कर लें तो ओमेगा की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई ओवर टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वो बन सकती है, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट v बराबर होता है, ये आ जाएगा 2 पाई ओवर टी, और यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे x0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी फॉर्मूला बन गया है, वैल्यूज पुट करते हैं। 2 पाई, पाई की वैल्यू आ गई 3.14, और टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो x0 का स्क्वायर यानी कि 0.05 का स्क्वायर, और माइनस मीन पॉइंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिए मीन पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट होती है 0, तो इसका मतलब दूसरा हो जाएगा 0 का स्क्वायर। 0 ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास कैलकुलेशन के लिए जो v बचेगा
6.24 डिवाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.05 इट इज़ इक्वल टू 0.628 मीटर्स पर सेकेंड। और क्योंकि बहुत छोटा आंसर है तो इसको सेंटीमीटर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड में तो सीधा सीधा काम क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कराएंगे, आंसर सेंटीमीटर्स में आएगा। सो v बराबर आ जाएगा 62.8 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब आइए बी पार्ट पर। बी पार्ट पर हमें क्या करना था, एक्सेलरेशन मालूम करना था एट द एक्सट्रीम पॉइंट। वो जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसके ऊपर जो है वो कितना एक्सेलरेशन है वो मालूम करना है। अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो एक्सेलरेशन का तो हम यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो केस 1 का, तो ये बराबर आएगा a इज इक्वल टू के ओवर एम, साथ में आता है x और माइनस का साइन भी आता है। बट फिलहाल डायरेक्शन मकसद नहीं है, फिलहाल तो मैग्नीट्यूड चाहिए एक्सेलरेशन का, तो मैं माइनस का साइन अप्लाई नहीं करता। ठीक है जी। अब जो रिलेशन है ओमेगा बराबर होता है अंडर रूट के ओवर एम के। ठीक है, और अगर मैं स्क्वायरिंग कर लूँ ऑन बोथ साइड्स तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ओमेगा स्क्वायर बराबर आएगा के ओवर एम। ओमेगा स्क्वायर के ओवर एम की जगह पर आना चाहिए। तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 2? इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट ए बराबर आएगा ओमेगा स्क्वायर, साथ में आएगा एक्स, कोई जो फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा था केस 2 वाला। अच्छा जी, ओमेगा की जगह पे ओमेगा की वैल्यू अभी मैंने पुट करी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर टी होती है, तो ये बराबर हो जाएगा 2 पाई ओवर टी, इसका लिखा हुआ है स्क्वायर, साथ में लिखा हुआ है एक्स। और जो डिस्प्लेसमेंट है मीन उसको तो एक्स से शो करते हैं, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम पोजीशन पर होती है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये बनता है। अब क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन चाहिए एट द मोस्ट एक्सटेंशन यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट, तो एक्सट्रीम पॉइंट की जो एक्सेलरेशन है उसके लिए एक्स की जगह पे एक्स नॉट पुट करना पड़ेगा, 4 पाई का स्क्वायर ओवर टी और साथ में आ जाएगा एक्स नॉट। नाउ वैल्यूज 4 पाई स्क्वायर का मतलब हो गया 3.14 का स्क्वायर, और टाइम पीरियड का भी स्क्वायर ही होगा ना, जाहिर सी बात है टी का स्क्वायर होगा। यहाँ पर आ जाएगा टाइम पीरियड था 0.5 और इसका स्क्वायर, और देन फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 0.05 से। सो आफ्टर कैलकुलेशन ये बनेगा हमारे पास 7.9 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन। तो ये वेलोसिटी मालूम करनी थी वो भी आ गई, एक्सेलरेशन मालूम करनी थी वो भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, अ सीविंग मशीन, ठीक है ना, एक सिलाई मशीन है, उसका नीडल मूव कर रहा है, मूव्स विद अ रैपिड वाइब्रेटरी मोशन। जो नीडल होती है सिलाई मशीन की वो रैपिड वाइब्रेटरी मोशन करती है, लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन। एज इट स्वीज अ सीम, सिलाई कर रही है। सपोज द नीडल मूव्स 8.4 मिलीमीटर फ्रॉम इट्स हाईएस्ट टू लोएस्ट पोजीशन, जो हाईएस्ट से लोएस्ट पोजीशन है वहाँ पर वो नीडल मूव कर रही है 8.4 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, एंड इट मेक्स 24 स्टिचेस, और 24 मरतबा वो ऐसा कर रही है क्योंकि 24 मरतबा जो है वो स्टिचेस लग रहे हैं, और कितनी देर में लग रहे हैं, 9 सेकेंड में। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नीडल स्पीड? वो जो नीडल है उसकी स्पीड मालूम करनी है मैक्सिमम। ठीक है ना, अब याद रखना मैक्सिमम होती है एट द मीन पोजीशन, तो इसका मतलब ये है कि मीन पोजीशन पर ही हमें मालूम करना है। देखो इस किस्म की एक सिलाई मशीन है जहाँ पर जो है वो चल रही है, और इसको मैं थोड़ा सा स्लो करके दिखाता हूँ। स्लो में आप बात को समझोगे कि ऊपर से लेके नीचे तक जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है ना ये, वो गिवन है हमारे पास 8.4 मिलीमीटर के बराबर, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है ना, और 24 स्टिचेस लग रहे हैं, नंबर ऑफ स्टिचेस जो है वो 24 लग रहे हैं, और कितनी देर में, 24 स्टिचेस लगने में 9 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें मालूम करना है मैक्सिमम स्पीड, और जाहिर सी बात है मैक्सिमम स्पीड जो है वो मीन पोजीशन पर होती है, तो मीन पोजीशन पर हमें मालूम करनी है इसकी मैक्सिमम स्पीड। और याद रखना है जो 8.4 है ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्टेंस है जो कि कवर कर रही होगी, वो जो है यहाँ पर हमें गिवन है। ठीक है, डेटा लिख लेते हैं। अब एक बात ध्यान में रखना, वो मैं डेटा लिखते हुए भी समझा दूंगा कि जो 8.4 मिलीमीटर है ना, ये
डबल है एम्पलीट्यूड का ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड होता है मीन से लेके एक्सट्रीम तक का। मतलब ऐसा समझ लो कि ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं एक्स नॉट, लेकिन ये तो टोटल वाला डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो जो 2x नॉट हमें गिवन है ना, यानी कि डबल ऑफ एम्पलीट्यूड, वो है 8.4 मिलीमीटर के बराबर। बट हमें तो x नॉट चाहिए होता है, तो x नॉट बराबर आएगा, इसका हाफ करना पड़ेगा, यानी कि 8.4 मिलीमीटर का हाफ करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 4.2 मिलीमीटर। और मिली का मतलब 10 रेज टू दी पावर -3 कर लो या डिवाइड बाय 3000 कर लो, एक ही बात है। तो एक्स नॉट आ गया हमारे पास 4.2 के बराबर मिलीमीटर में, या 0.0042 भी हो सकता है। और क्या गिवन है इसके अलावा, हमें नंबर ऑफ स्टिचेस गिवन है। जो स्टिचेस लग रहे हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ स्टिचेस को एन से शो कर रहे हैं, 24 स्टिचेस लग रहे हैं। कितनी देर में लग रहे हैं, टोटल जो टाइम लग रहा है वो है 9 सेकंड के बराबर। तो हमें मालूम करनी है स्पीड, हमें मालूम करनी है। और याद रखिए, जो स्पीड हम मालूम करते हैं, ये स्पीड हम मालूम करेंगे एट दी मैक्सिमम, ये जो है ना, ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड होती है, और वो मीन पोजीशन पर ही पॉसिबल है। अब सबसे पहले मैं अगर आपके सामने फार्मूला लिखूँ ना, तो उसमें आप देखना है क्या क्या कमी है। जो स्पीड का फार्मूला है वो है v इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बनता है, ओमेगा आता है, और यहाँ पर आता है एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इससे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर भी इसको यूज़ करा है। फिर दोबारा वही बात है, ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी के। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यूज़ करा है इसको। और v बराबर आ जाएगा 2 पाई ओवर टी, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या चीज़ नहीं मालूम हमें, याद रखो, एक्स नॉट हमें मालूम है, लिखा हुआ है। एक्स हमें मालूम है, कैसे, मीन पोजीशन में मालूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स तो बराबर होगा 0 के। प्रॉब्लम यह है कि हमें टाइम पीरियड नहीं पता, तो हमें टाइम पीरियड पहले मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, तो टाइम पीरियड बराबर होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक है ना, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है, उसी का रेसिप्रोकल कर लो कि टोटल कितना टाइम लग रहा है, और डिवाइड बाय कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रही हैं। सही ना, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो t है, और नंबर ऑफ स्टिचेस जो है या नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो n के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि t है 9 सेकेंड और 24 मरतबा वाइब्रेशन हो रही है, क्योंकि 24 स्टिचेस लग रहे थे। तो ये हो गया 0.375 सेकेंड, यानी कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में जो देर लग रही है वो इतनी है, 0.375 टाइम पीरियड आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक v बराबर होता है 2 पाई, पाई की जगह पर आ गया 3.14 डिवाइड बाय टाइम पीरियड आया 0.375, और फिर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर। एक्स नॉट कितना आया था, 4.2 10 रेज टू दी पावर -3 का स्क्वायर। और मीन पोजीशन मालूम कर रहे हैं, तो x तो बराबर होगा 0 के। 0 ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट को हमने कैंसिल कर दिया, और फिर जो वैल्यू आ गई उसको लिख देते हैं इधर। ये आ गया 6.28 डिवाइड बाय 0.375 इंटू 4.2 10 रेज टू दी पावर -3। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 0.070 मीटर पर सेकेंड। बट क्योंकि ये बहुत छोटा आंसर आ रहा है, तो बेहतर ये है कि हम इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में दे दें आंसर को, और सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो v बराबर आ जाएगा 70 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब जो मैक्सिमम स्पीड होगी उस सिलाई मशीन की नीडल की, वो होगी 70 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3, एन आइडियल स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 15 न्यूटन पर मीटर। एक आइडियल स्प्रिंग है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट गिवन है 15 न्यूटन पर मीटर के बराबर, और उसे सस्पेंड किया गया है वर्टिकली। इस मरतबा जो मोशन होगा वो वर्टिकल मोशन होगा। अब बॉडी ऑफ मास, उससे जो बॉडी कनेक्टेड है वो 0.6 किलोग्राम की है, उसको हमने अटैच किया हुआ है टू द अप स्ट्रेच्ड स्प्रिंग एंड रिलीज।
ठीक है ना, उसको स्ट्रेच करते हैं, रिलीज़ करते हैं तो वाइब्रेट होने लगेगा अप एंड डाउन। अब ए पार्ट में मालूम करना है व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द स्पीड इज़ मैक्सिमम। ठीक है, जब स्पीड मैक्सिमम है तो उस वक्त एक्सटेंशन कितना होगा, हमें एक्सटेंशन मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट मालूम करनी है, और व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड, और फिर हमें मालूम करनी है उसकी मैक्सिमम स्पीड। यानी कि दोनों मालूम करना है, एक तो मालूम करना है कि कितना एक्सटेंशन होगा, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, और फिर मालूम करनी है उसकी मैक्सिमम स्पीड। तो एक वर्टिकल इस तरीके से मूव होता हुआ स्प्रिंग है, ठीक है ना, उसको हमने बॉडी को हैंग कर दिया, और फिर जो है बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास हमने कहा 0.6 के बराबर है, 0.6 kg, और फिर ये वाइब्रेट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम स्पीड यहाँ कहीं पर अगर है इसकी, तो वो मैक्सिमम स्पीड मालूम करनी है, और सबसे ज़्यादा इसको कितना स्ट्रेच किया जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो मैक्सिमम स्ट्रेचिंग हो रही है x0 वो मालूम करना है, या वो ऊपर की तरफ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, कितना वो स्ट्रेच हो रहा है मैक्सिमम मीन पोजीशन से, ये चीज़ मालूम करनी है। और k जो कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है ये भी गिवन था 15 न्यूटन पर मीटर के बराबर। इसी को देख के यहाँ पे प्रॉपर डेटा लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो क्या क्या हमें मालूम है, सबसे पहले तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम है, प्रॉपरली अगर लिख लें स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको k से शो करते हैं ये है 15 न्यूटन पर मीटर के बराबर, और उस ऑब्जेक्ट का मास जो कि हमने हैंग किया हुआ था m से शो करेंगे स्मॉल 0.6 kg है, और एम्पलीट्यूड हमें मालूम करना है कि मैक्सिमम उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, ये आ जाएगा एम्पलीट्यूड, और फिर हमें स्पीड मालूम करनी है कि मैक्सिमम स्पीड हमें कितनी होगी, ये पता लग जाए। तो डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है और स्पीड मालूम करनी है, दो काम है हमारे पास। तो सबसे पहली बात यह है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ तो एक बात आप याद रखिएगा कि जो यहाँ पर फोर्स है जो कि इसे मूव करा रही होती है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट का वेट होता है, तो F आ जाएगा W के बराबर। ठीक है, अच्छा W तो बराबर होता है mg के, वेट बराबर है mg के, और स्प्रिंग वाली जो फोर्स होगी जो कि ऊपर की तरफ इसे लेके जाएगी, F से ही शो कर देते हैं उसको, वो बराबर होती है kx के अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अब मालूम हमें x करना है तो x की वैल्यू को अलग करेंगे और ये बराबर आ जाएगा किसके, mg डिवाइड बाय k के। ठीक है, नाम हमने उसको x0 का दिया हुआ है तो x0 के नाम दे देते हैं इधर, बाकी बात तो सही है, mg डिवाइड बाय k हो जाएगा। सो x0 की वैल्यू निकालने के लिए मास हो गया 0.6, g की वैल्यू हो गई 9.8 या 10, और k जो है वो गिवन था 15 के बराबर। ठीक है, तो 0.6 इंटू 9.8 और फिर इसको आप डिवाइड करा दो 15 से, 0.392 मीटर्स के बराबर, इसका मतलब इतना एक्सटेंड किया हुआ होगा। और चाहो तो इसको सेंटीमीटर में कर लो, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, नहीं उन्होंने 0.39 तक छोड़ा हुआ है तो इतना ही छोड़ देते हैं। ओके, और फिर क्या है, स्पीड मालूम करनी है। स्पीड हम 2-3 मरतबा मालूम कर चुके हैं। अब आपको पता है कि v बराबर होता है किसके, v बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट x0 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट जब स्प्रिंग मास सिस्टम होता है तो स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा की जगह पे हम लोग अंडर रूट k ओवर m लिखते हैं। देयरफॉर v का फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट k ओवर m, और इधर आ जाएगा अंडर रूट x0 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो स्पीड हमें मालूम करनी है वो हमें करनी है मीन पॉइंट पे। मीन पॉइंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर है 0 के, तो x तो 0 ही होगा, बाकी सारी वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगी। यहाँ पे k की जगह पर आएगा 15, m की जगह पर आएगा 0.6, ठीक है, और स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाय 0.392 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और ये ख़त्म हो जाएगा 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 15 डिवाइड बाय 0.6 और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है 0.392 से, ये बराबर आ गया हमारे पास 1.96 के। ठीक है, जिसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, 1.96 अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 2, जिसको आप कर सकते हैं मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड एट द मीन पोजीशन, वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट 2.5 न्यूटन पर मीटर। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में था ना, बिल्कुल वैसा ही है कि एक बॉडी है उसको सस्पेंड किया गया है वर्टिकली एक आइडियल स्प्रिंग से, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो गिवन है।
2.5 न्यूटन पर मीटर। द स्प्रिंग इज इनिशियली इन इट्स रिलैक्स्ड पोजीशन, इनिशियली जो है वो रिलैक्स पोजीशन में था, और फिर जो बॉडी है उसको रिलीज़ किया गया, वो ऑसिलेट करने लगी अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ही मूव करने लगी, जैसा कि अभी मैंने दिखाया भी था ग्राफिक में, दोबारा देख लेना। अच्छा, फिर क्या हुआ, जो मोशन है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्क्राइब होगा इस तरीके से, 4 सेंटीमीटर साइन 0.70 रेडियन पर सेकेंड टी। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, उस बॉडी की हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। तो वही वाला सिस्टम है हमारे पास, थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करा, वो वाइब्रेट होने लगा। इस मर्तबा जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2.5 न्यूटन पर मीटर के बराबर है, और जो एक्चुअली इसका मोशन है ना वो थोड़ा सा इस तरीके से है कि डिस्प्लेसमेंट के तौर पे दिखाया गया है, y इज़ इक्वल टू 4 है, और साथ में आएगा साइन, और 4 के साथ सेंटीमीटर है, 0.7 t के बराबर, इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है जी। और जो एम्पलीट्यूड है वो हमें कितना गिवन है, एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर के बराबर। इसको चाहें तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करी है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो x नॉट के बराबर है। मालूम करनी है हमें काइनेटिक एनर्जी। इसी चीज़ को डेटा की फॉर्म में लिखो इधर। पहली बात यह है कि हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ था, तो वो इधर नोट कर लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि k 2.5 न्यूटन पर मीटर के बराबर, और जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, y जो है वो बराबर है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 0.7 t, और मालूम हमें क्या करना है, मालूम हमें करनी है काइनेटिक एनर्जी। अब आप सोचोगे यहाँ पे जो मैंने 4 सेंटीमीटर लिख दिया x नॉट, ये मुझे कैसे पता चला, ये अभी आ जाओ ज़रा, इसी के अंदर जो है वो सॉल्व करते हुए मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, वो आम तौर पे कुछ इस शक्ल की होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, वाइब्रेटरी मोशन, उसकी इक्वेशन कुछ इस किस्म की होती है, y इज़ इक्वल टू या x इज़ इक्वल टू समथिंग जो भी लिखा हुआ हो, यहाँ पर आता है उसका एम्पलीट्यूड, जिसको हम y नॉट, या फिलहाल चलो उसको y नॉट कहते हैं क्योंकि y एक्सिस में मूव कर रहा है ना, तो y बराबर आएगा, एम्पलीट्यूड को कर देंगे y नॉट। ठीक है, इसको भी y नॉट कर लो, एक ही बात है, लेकिन y एक्सिस में तो बेहतर है कि y नॉट होना चाहिए, और फिर फार्मूला बनता है साइन ओमेगा t के बराबर। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर आप चाहो तो आप अगर कंपेयर करोगे गिवन इक्वेशन से, अगर इसी को आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद s इज y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और फिर साइन लिखा हुआ है और 0.7 t लिखा हुआ है, तो रिजल्ट हमें क्या क्या मिला, हमें दो चीज़ें मिल रही हैं कंपैरिजन के ज़रिए। एक तो हमें ये चीज़ मिली कि y नॉट एक्चुअली बराबर आ रहा है 4 के, y नॉट बराबर आ रहा है 4 सेंटीमीटर के, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100 करके, तो y नॉट बराबर आ जाएगा 0.04 मीटर के बराबर, y नॉट यहाँ से आ गया। ठीक है, और अगर ओमेगा की ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं, जो ओमेगा है कंपैरिजन से पता चलेगा एक्चुअली ओमेगा बराबर है 0.7 के, तो ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे, रेडियन पर सेकेंड ही ओमेगा की वैल्यू गिवन है। अब आइए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे। अगर आपको फॉर्मूला पता है, जो फॉर्मूला हमने ड्राइव करा है इस चैप्टर के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k, और यहाँ पर आ जाएगा x नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप एनर्जी मालूम करना चाहते हैं तो x नॉट डिस्प्लेसमेंट हो गया, k हो गया, और ये आ गया 1/2। अब क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इस केस के अंदर, इन दिस केस, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो y एक्सिस के अंदर हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को y एक्सिस वाली वैल्यू से ही शो करना पड़ेगा, 1/2 आएगा, k आएगा, और y नॉट का स्क्वायर आएगा। अगर x एक्सिस में मूव करते हैं तो x नॉट का स्क्वायर, और अगर y एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो y नॉट का स्क्वायर, और जाहिर सी बात है इसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। सो 1/2 आ जाएगा, k कितना था, k था 2.5 के बराबर, और y नॉट का स्क्वायर यानी कि 0.04 का करना पड़ेगा स्क्वायर। ये हो गया 2.5 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय 0.04, इट इज़ इक्वल टू 0.002 जूल्स के बराबर। ठीक
ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी और छोटा आंसर आ रहा है हमारे पास 0.002 जूल का, जिसको आप चाहो तो आप एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं 1 2 3 2 एक्सपोनेंट -3 जूल। और आपको पता है ना -3 का मतलब क्या होता है, कहीं भी 10⁻³ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2 मिली के बराबर। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम वो बराबर होगी 2 मिली जूल्स के। और फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, एक साइंटिफिक रीजन है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। ये हम जानते हैं जो पीरियड होता है ऑसिलेशन का सिंपल पेंडुलम का, वो डिपेंड नहीं करता मास पर, बॉब के मास पे। बाय कॉन्ट्रास्ट द पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम डज डिपेंड ऑन मास, जबकि जो पीरियड होता है स्प्रिंग मास सिस्टम का वो डिपेंड करता है मास पर। सो क्यों डिपेंड करता है, क्यों डिपेंड नहीं करता, ये हमें बताना है, मैथमेटिकली नहीं, बात को एक्सप्लेन करना है। देखिए सबसे पहले जो आंसर है वो तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं और समझाता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक तरीके से समझ लो। देखिए जो टाइम पीरियड है ना हमारे पास पेंडुलम का, वो होता है 2π√L/g। इसमें आपको कहीं भी मास लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसका मतलब जो पेंडुलम वाला है वो मास पर डिपेंड नहीं करता, जबकि जो स्प्रिंग वाला फॉर्मूला है वो है T = 2π√m/k। तो ये m पे डिपेंड करता है, ये m पे डिपेंड नहीं करता। तो फॉर्मूले से ये बात तो नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली डिपेंड क्यों नहीं करता, फिजिकल कंडीशन क्या है। तो देखो जो टाइम पीरियड होता है ऑफ एनी सिंपल हार्मोनिक मोशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सेलरेशन ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कितनी रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है उसके डायरेक्टली डिपेंड करता है जो एक्सेलरेशन होती है वो टाइम पीरियड उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जो कि रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई कर रही है। अच्छा, इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम जो एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा हमेशा 9.8 होती है, ठीक है ना, हमेशा हमेशा एक्सेलरेशन सेम रहती है। बट इन केस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम जो एक्सेलरेशन है वो a = F/m के बराबर होती है या kx/m के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। इस केस के अंदर ना अगर आप देखो तो जो फॉर्मूला होता है स्प्रिंग मास सिस्टम का a = F/m तो होती है, और f जो है वो बराबर होता है kx के, तो हम कह सकते हैं kx/m। तो एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन कैसा बना, इनवर्स बना। तो फिर इन केस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम जो एक्सेलरेशन है रीस्टोरिंग फोर्स की वो फंक्शन है मास का, इट मींस इट डिपेंड्स ऑन द मास, वो मास पे डिपेंड करती है। जबकि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मास पे और स्प्रिंग के कोफिशिएंट यानी कि k पे। तो क्योंकि सिंपल पेंडुलम के में जो एक्सेलरेशन है वो रहती ही कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो जब वो कांस्टेंट रहेगी तो मास का जो इफेक्ट होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। जबकि जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रही है मास पर, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मास के बढ़ने से एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, मास के कम होने से एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। तो इट मींस जो टाइम पीरियड है क्योंकि वो एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है तो वो सीधा सीधा मास पे भी डिपेंड करेगा इन केस ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक है जी। सो ये थे वो 5 क्वेश्चन जो इस वीडियो में कवर करने थे, आई होप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए देखो डिस्क्रिप्शन को या आई बटन को इंशाल्लाह मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।